नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो भी डिफिनीशंस हैं उनकी चर्चा पर चर्चा करेंगे और एक दो क्वेश्चंस पहले कोशिश करते हैं कि जो सेट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी की रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट और आउटकम क्या होता है, फिर इसके साथ साथ सैम्पल स्पेस किस तरीके से लिखा जाता है, इन सब की चर्चा आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी क्लासेस सेट थियरी की हो रही हैं अभी इसके बाद थोड़ा सा हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले अभी तो कुछ डिफिनीशन बताएंगे आज की क्लास में, लेकिन प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो नॉर्मल नियम हैं, जो नॉर्मल नियम कानून प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाले हैं, उनकी भी हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों को पहले ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास मतलब प्रोबेबिलिटी में नियम कानून है, वो बहुत ही आसान है। फिर उसके इतना कुछ समझने के बाद आपको कुछ भी प्रोबेबिलिटी में, स्पेशली फर्स्ट ईयर जो आप प्रोबेबिलिटी या फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। अगर आप लोग L1 क्लासेस प्रयागराज प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो L1 क्लासेस आपके लिए JSO का और जो भी आपके परिचित हों उनको थोड़ा सा इन्फॉर्म करिए इसके बारे में, क्योंकि L1 क्लासेस का चैनल अभी सर्चिंग में कम आ रहा है, सर्चिंग में यूट्यूब में सर्चिंग में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के पास जो क्लासेस देखते हैं ये लिंक है और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़े और उसका साथ साथ मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो ये हम लोगों का सिलेबस था और इस सिलेबस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अभी थोड़ा सा हम लोग सेट थियरी पे हैं। तो सेट थियरी का पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इन सारे डिफिनीशंस पे हम लोग आते हैं। तो सेट थियरी में सबसे पहले हमारे पास क्या डिफाइन किया गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था उस दिन, पिछली जो क्लास है उसमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया गया था और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताया गया था कि आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया गया था। तो उम्मीद है आप लोगों को वो क्वेश्चन आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो जो आपका कोचिंग का चैनल है या जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें आप सेंड करिए या पर्सनली सेंड करिए और वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए सॉल्व करके भेज दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन हम लोग कि द यूनिवर्सल सेट is given by u is equal to x such that 0 से x से 2 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन हम एक क्लास में अपलोड कराए थे, लेकिन वो क्लास में आधी क्लास के बाद आवाज़ नहीं है, तो उसकी फिर से रिकॉर्डिंग करके ही हम लोग उसको फिर से अपलोड करेंगे, वो क्लास रिवाइज होगी इसमें। और फिर इसके बाद यहाँ पे एंड द सेट A and B is defined as A is equal to क्या है, x such that 1/4 से x से, ये शायद एक सेकंड हम देख लेते हैं, 1 है, 1/2 से 1 है और 1/4 से 3/2 है। ये है 1/2 से 1 तक एंड b इज इक्वल टू x सच दैट 1/4 से x से 3/2 तक मान लेते हैं। इस बार हम थोड़ा सा सेट चेंज कर देते हैं, इस तरीके से हम यहाँ इक्वलिटी इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए फाइंड a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके की चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसमें देखते हैं हम लोग कैसे इनको सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में उसको जो लोग देखे होंगे वो क्लास, उससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन थोड़ा सा इक्वलिटी चेंज की है, बाकी सारी चीज़ें सेम है लगभग। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग सोल्यूशन में। पहले हमारा यूनिवर्सल सेट है, u इज इक्वल टू क्या है, x सच दैट 0 से x से 2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इक्वलिटी है। a हमारा जो सेट है ये क्या है, x सच दैट 1/2 से x से 1, और यहाँ पर देखेंगे तो इक्वलिटी यहाँ पे 1 में है। और b का मान क्या है, x सच दैट 1/4 से x से 3/2, और यहाँ पर इक्वलिटी देखेंगे तो 3/2 में, ठीक है। अब हमारे लिए ए कॉम्प्लीमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऐसे निकालेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट, यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमारे पास पहले यूनिवर्सल सेट को इस लाइन पर ड्रा करेंगे। 0 है, ये 2 है, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद जो हमारा सेट ए है, हम मान लेते हैं यहाँ पे बीच में कहीं 1 आएगा, यहाँ बीच में कहीं 1/2 रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद ये हमारा सेट है 1/2 से 1 तक ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपको बताया था कि जो ए में एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट जो ए में बिलोंग करते हैं, या जो ए सेट में हमारे पास हैं, यहाँ पे 1/2 से 1 के बीच में जो हमारे पास ए में बिलोंग करते हैं, इनको छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x सच दैट 0 से x से 1/2, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसके लिए क्या लिखेंगे, एंड x लाइज बिटवीन 1 से 2, ठीक है। तो ये हमारा सेट हुआ। लेकिन अब इसके बाद इक्वलिटी देखते हैं, इक्वलिटी क्या है, 0 यहाँ पे देखेंगे तो ए में इन्वॉल्व नहीं है, यूनिवर्सल सेट में इन्वॉल्व है, यूनिवर्सल सेट में ये पॉइंट है हमारे पास, और ए में इन्वॉल्व नहीं है, ए में इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में ये पॉइंट आएगा, ठीक है। ये इक्वलिटी विशेष मैटर की होती है, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, जब हम प्रोबेबिलिटी की चर्चाएं करेंगे, तो उसमें इक्वलिटी बहुत मतलब की होगी, खासतौर पर डिस्क्रीट केस में। और डिस्क्रीट केस में अगर इक्वलिटी आप भूल गए तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी गलत हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अब हम 1/2 पे आते हैं, तो देखेंगे यूनिवर्सल सेट में 0 से 2 है, तो 1/2 है ही इसमें, क्यों, क्योंकि लिमिट 0 से 2 तक है। और यहाँ पर ए में देखेंगे तो ए में 1/2 इंक्लूड नहीं है, ए में इंक्लूड नहीं है, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट को हमें छोड़ना है, तो ए के सारे एलिमेंट 1/2 यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक 1/2 को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम 1 देखेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड है, और यहाँ पे 1 ए में भी इंक्लूड है, तो इसलिए इसके कॉम्प्लीमेंट में जब हम इसकी कॉम्प्लीमेंट की चर्चा करेंगे, तो चूंकि 1 पॉइंट हमारा ए में आ रहा, तो ये पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसका मतलब इक्वलिटी नहीं लगाएंगे हम 1 के साथ। अब इसके बाद 2 देखेंगे, तो 2 हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में इन्वॉल्व ही नहीं है, इंक्लूड ही नहीं है, तो उस केस में हमारे पास ये ए में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, तो फिर यहाँ पे 2 पे भी इक्वलिटी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में ये टर्म हमारा है ही नहीं, ठीक। ये हुआ हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट, फिर से एक यहाँ पे लाइन ड्रा करिए, क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट 0, ये है हमारा 2, आगे चल के हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वही यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, या जो पीडीएफ की जो लिमिट होगी या पीएमएफ की जो लिमिट होगी वो हमारे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और ए बी जो हमारे पास सबसेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट के जो सेट हैं, जिनको हम यहाँ पे सेट कह रहे हैं,
यूनिवर्सल सेट का पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे, उनको हम वहाँ पे जो हमारे पास सैम्पल स्पेस रहेगा, जो पीडीएफ का लिमिट रहेगी, जो पीडीएफ की लिमिट का जो छोटा सा पार्ट रहेगा हमारे पास, हम उसको कहेंगे यहाँ पर हमारा इवेंट है और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बी की लिमिट क्या है, बी की लिमिट 1/4 से 3/2 के बीच में है। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1/2 था और यहाँ पे 1/4 कहीं रहेगा और यहाँ पे ये 3/2 का मतलब 1.5। तो ये हमारे पास लिमिट हुई यो की और हमारे पास ये लिमिट हुई किसकी, बी की। बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व होंगे, तो ये पोर्शन आएगा और ये पोर्शन आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x सच दैट 0 से x से 1/4 एंड x लाइज बिटवीन 3/2 से 2 तक। अब इसमें देखना है हमें 0 पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, तो और बी में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इसके बी कॉम्प्लीमेंट में ये टर्म हमारा आएगा। 1/4 देखिए, 1/4 हमारे यहाँ पे बी में इंक्लूड नहीं है, बी में इंक्लूड नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा ये पॉइंट हमारा। और फिर इसके बाद 3/2 हम पॉइंट देखेंगे तो 3/2 पॉइंट हमारा बी में इंक्लूड है, इसलिए ये बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। और 2 हमारा चूँकि यूनिवर्सल सेट में नहीं है तो इसलिए हमारे इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट नहीं आएंगे तो यहाँ इक्वलिटी नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हमें अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स सच दैट, यहाँ पर फिर से एक लाइन खींचिए, लाइन क्या है 0 और 2 की, यहाँ पर बीच में 1 हुआ, यहाँ पर बीच में 1/2 हुआ, यहाँ इसके इन दोनों के बीच में 1/4 होगा और यहाँ पर ये 3/4 होगा। ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा 1/2 से 1 के बीच में ए हमारा सेट हुआ और इसके बाद हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हुआ बी। ठीक है, एक बार लिमिट चेक कर लीजिए, चाहे यहीं पे जस्ट लिखी थी तो इसलिए हमने देख लिया। यहाँ पर लिमिट देखिए, लिमिट पे क्या है 1/2 से 1 और 1/4 से 3/2 तक, तो ये हमारे पास लिमिट्स आ गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट में देखेंगे तो ए के बी के बीच में ही हमारा पूरा ए आ रहा, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो ए और बी में कॉमन क्या है, 1/2 से x से 1। अब इसमें बात करते हैं इक्वलिटी की। इक्वलिटी में ध्यान दीजिएगा, ए और बी में जो पॉइंट है वही इंटरसेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर ए और बी में देखेंगे हमारे पास, तो सबसे पहले 1/2 की बात करते हैं। तो 1/2 हमारे पास देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास सेट है, तो 1/2 ए में इंक्लूड नहीं है, ए में ही इंक्लूड नहीं है, तो बी में हो, बी में तो है, यहाँ पे 1/4 से 3/2 तक लिमिट है, तो बी में इंक्लूड हो या ना हो, ए में नहीं है तो इसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा ये पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। इक्वलिटी लगाने का मतलब है कि वो पॉइंट उस लिमिट में आ गया है। ठीक है, क्लोज्ड सेट हो जाता है फिर वो। अब हमारे पास 1 का मान देखते हैं, तो 1 हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 1 इंक्लूड है यहाँ पे, और यहाँ पे बी में देखेंगे तो बी में भी इंक्लूड है, क्यों, क्योंकि ये 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, और ये 1.5 1/4 से 1.5 के बीच में लिमिट जा रही है, तो इसलिए इंक्लूड है यहाँ पर 1 बी में, और ए में भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों के इंटरसेक्शन में फिर ये हमारा 1 पॉइंट आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का मान। अब इसके साथ हमारे पास क्या है, इसके साथ हमें जो और फाइंड आउट करना है, अगला हमारा जो मान है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर अब हमारे पास देख लेते हैं, यहीं पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का
होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, x सच दैट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम फिर से एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा पॉइंट हुआ 0, ये हुआ 2, ये हुआ 1, ये हुआ हमारा 3/2, ये 3/2 है यार, ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये हुआ हमारा 1/2 और ये हुआ 1/4। ठीक है, अब हमारे पास A इंटरसेक्शन B का मान ये है, ये है हमारा A इंटरसेक्शन B का मान, और ये है हमारा पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट U। तो अब हमें क्या करना है, हमें A इंटरसेक्शन B को हटाना है, इसके कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हटाना ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, ये पोर्शन आएगा हमारे पास, इतना पोर्शन ये और आगे का पोर्शन। तो ये हो जाएगा 0 से x से 1/2 एंड 1/2 ये पोर्शन, और फिर उसके बाद 1 से x से 2। अब इसके बाद इसमें हमें देखना है इक्वलिटी। इक्वलिटी देखेंगे तो हमारे पास जो 0 है वो यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर देखेंगे तो इंक्लूड है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में हमारा 0 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूड नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास देखते हैं A इंटरसेक्शन B में। तो A इंटरसेक्शन B में हमारे पास देखेंगे तो 0 इंक्लूड नहीं है। जब 0 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट में ये पोर्शन आएगा, अगर वो यूनिवर्सल सेट में है तो। 1/2 देखेंगे तो 1/2 यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन B लिखा है, तो 1/2 इसमें इंक्लूड नहीं है A इंटरसेक्शन B में, तो यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो जैसे A का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, B का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि A के सभी पॉइंट को, सभी यूनिट्स को, सभी उसमें जो इन्वॉल्व मेंबर्स हैं उनको हमें हटाना है, और उन मेंबर्स को हमें सेलेक्ट करना है जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन A में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पे 1 देखेंगे, 1 यहाँ पे इंक्लूड है, तो यहाँ पे 1 इंक्लूड इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। 2 चूँकि यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है तो इसको यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हमें जो अगला फाइंड आउट करना है वो क्या है, वो है हमारा A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे x सच दैट, यहाँ पर देखेंगे क्या कि फिर से हमारे पास लाइन खींचेंगे, लाइन किसकी, 0 2, यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे हुआ 3/2, यहाँ पे बीचों बीच हुआ 1/2 और यहाँ पे हुआ 1/4। ठीक, ये हमारा पोर्शन हुआ U, ये हमारा पोर्शन हुआ A, ये हमारा पोर्शन हुआ B। ठीक है, अब इसके बाद A कॉम्प्लीमेंट हमारा था, तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं। A कॉम्प्लीमेंट क्या था कि A कॉम्प्लीमेंट का जस्ट अभी निकाले हुए हैं, तो क्या आया है यहाँ पे देखिए A कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं यहाँ पे, तो क्या है 0 से 1/2 और 1/2 से 2 तक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 1/2 और 1/2 से 2 तक। तो A कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हमें क्या छोड़ना है, अच्छा यूनियन लेना है, ध्यान में रखिएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा पोर्शन होगा A कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, और B कॉम्प्लीमेंट में ये इतना पोर्शन हमें छोड़ देना है, और यहाँ पे और ये इतना पोर्शन पूरा छोड़ देना है, ये इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर यूनियन लगा हुआ है, तो यूनियन का मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि जो दोनों में कॉमन है पॉइंट वो तो आएगा ही, लेकिन अगर उसके साथ साथ यूनियन का मतलब एडिशन होता है, ध्यान में रखिएगा। तो जो A कॉम्प्लीमेंट में पॉइंट है वो तो A और B कॉम्प्लीमेंट में जो पॉइंट हैं वो तो आएंगे सेट में, यूनियन वाले सेट में, लेकिन उसके साथ साथ A और B के कॉम्प्लीमेंट में, मतलब A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट में जो पॉइंट कॉमन नहीं है वो भी यहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि x सच दैट देखेंगे यहाँ पे ये b कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन है और ये पूरा पूरा a कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन है। तो यहाँ पर ये 0 से 1/2 तक लिमिट लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कॉमन है 0 से 1/4 ये तो लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं 1/4 से 1/2 तक वो भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम यूनियन निकाल रहे हैं। इक्वलिटी के भी बाद में बात करते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे क्या है कि ये तो हमारा कॉमन पॉइंट है 3/2 से 2 तक, लेकिन यहाँ पे 1 से 3/2 तक बी में नहीं, बी में इंक्लूड है, ए में इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए इसके जब कॉम्प्लीमेंट निकाले थे तो उसमें आया था ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या मान हो जाएगा। ये मान हमारा हो जाएगा 1 से x से 2। ठीक है, अब हमारे पास बात आई कि अगर जो हमारे पास पॉइंट इसमें लिखे गए हैं 0, 1/2, 1 और 2, अगर ये किसी एक सेट में आए होंगे, चाहे ए कॉम्प्लीमेंट चाहे बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें ये आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन हम निकाल रहे हैं, एडिशन करना है। तो अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं, पहले देखते हैं क्या। यहाँ पर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट निकाला गया है। ए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर देखेंगे तो 0 पॉइंट इंक्लूड है। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट में देखना ही नहीं है, हालांकि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में है। अगर किसी एक में भी होता तब भी वो लिखा जाता। तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये पॉइंट इंक्लूड करेंगे। ठीक, 1/2 पे आएंगे। 1/2 पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 यहाँ पे नहीं है, ए में, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट में 1/2 पॉइंट है, क्योंकि हम यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का निकाल रहे हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी नहीं देखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। 1/2 इंक्लूडेड है, तो बी में देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी लगा दीजिए। अब 1 पे जाएंगे हम लोग, तो 1 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास ए है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। अब हम इसके लिए बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट देख लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 1 इंक्लूड नहीं है। तो भाई ये इंक्लूड नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, और 2 पॉइंट चूँकि यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? तो ये चीज़ें हुई आपको मतलब समझाने की। इस पर जो कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन है इसको स्पेशली ध्यान में रखिएगा। आइए एक क्वेश्चन अभी इसी पे और देखते हैं, फिर हम लोग डिफिनीशन वगैरह पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, द यूनिवर्सल सेट इज, ये किसी बच्चे ने भेजा था, यही क्वेश्चन बता दे रहे हैं। U इज इक्वल टू x सच दैट, ये बहुत पुराने में कहीं पूछा गया था। ठीक है, A इज इक्वल टू x सच दैट 0 से x से 5, यहाँ 5 में इक्वलिटी है। B इज इक्वल टू x सच दैट 3 से x से 9। इसमें फाइंड वही सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, और क्या निकालते हैं, और इसके साथ साथ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। जितना भी पॉसिबल है, जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं सारी चीज़ें निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पहले सॉल्व आउट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में देखेंगे हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, x सच दैट 0 से x से 10। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ए हमारा 0 से 5 है, बी 3 से 9 है। ए क्या हो जाएगा, x सच दैट 0 से x से 5,
है, और 3 से 9 तक बी हमारा है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, या बी इवेंट हो गया, या बी सेट हो गया, एक्स सच दैट 3 से एक्स से 9। इसको पढ़ते हैं एक्स लाइज बिटवीन। ठीक है, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन का पोर्शन निकालना है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, दिख रहा, हाँ ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए के सभी एलिमेंट्स को हमें छोड़ देना है। ये हमारा 0 है, ये हमारा 10 है। ध्यान में रखिएगा जब भी हमें प्रोबेबिलिटी में लिमिट फाइंड आउट करना हो तो एक लाइन सीधे सीधे खींच लीजिएगा, कुछ करना नहीं है, एक लाइन पहले सीधे सीधे खींच लीजिए, फिर जो सेट डिफाइंड है उनको लिख दीजिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर इसके बाद हमारा ये 5 है, ये 0 से 5 हमारा क्या हो गया, ए सेट हो गया। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ दीजिए, ये हमारा 0 पॉइंट है। तो अब यहाँ पे ए को छोड़ देना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 5। तो यहाँ से 5 से 10 हो जाएगा, ये 5 से 10। अब इसको देखते हैं कि ए में यहाँ पे 5 इंक्लूड है, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा 5। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 10 देखेंगे तो 10 ए में नहीं है, इसलिए ए में ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट, फिर से लाइन खींचिए, लाइन क्या है 0 से 10। अब इसके बाद यहाँ पे बी देखिए, बी क्या है 3 to 9 है, तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ 9 है, तो ये हमारा सेट हुआ बी, और ये हमारा सेट हुआ यू। बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से एक्स से, सॉरी 0 से 3 एंड 9 से एक्स से 10। ठीक है, ये हमारा पोर्शन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो इंक्लूजन है, इंक्लूजन क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट 0 इंक्लूड, यूनिवर्सल सेट में ही 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसकी बात नहीं होगी। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हम 0 को इक्वलिटी के साथ लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट में नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे यूनिवर्सल सेट में पॉइंट है हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती लगा देते हैं यहाँ पे इक्वलिटी। ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर में तो 0 आता ही है, या रियल नंबर में 0 आता ही है, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट ये नेचुरल नंबर नहीं दिया हुआ है, हमें दिया है 0 से 10 तक के नंबर, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 10, उसमें 10 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। हमारा जो पेरेंट रहेगा, हमारा जो पेरेंट पॉपुलेशन रहेगी, वो हमारी रहेगी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो कहा है हम उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब पीडीएफ रहेगा तो पीडीएफ की जो लिमिट दे दी जाएगी उसी में हमें गुणा भाग जोड़ घटाना करना है। इसीलिए ये सेट थियरी पढ़ाई जा रही है कि इसको हम वहाँ से कोरिलेट करने वाले हैं। जस्ट अभी 4-6-10 क्लास और हो जाए, जब हम प्रोबेबिलिटी के बाद एक्सपेक्टेशन, समेशन, प्रोबेबिलिटी, पीडीएफ, पीएमएफ इन सब में चलेंगे, तो वहाँ पर लिमिट आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर ये समझ में आया है तो आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट। अब देखेंगे यहाँ 3 इंक्लूड है बी में, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। 9 यहाँ पर देखेंगे तो इंक्लूड नहीं है बी में, तो यहाँ पे 9 इंक्लूड हो जाएगा, और 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 बी में आता नहीं, और यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे बी में इन्वॉल्व है, ये इंक्लूड है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, अगला पॉइंट हमारा है। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए कैसे निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 और 10, ये हमारी लाइन हो गई। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ए है वो 5 है 0 से, ये 3 है, और यहाँ 9 है। ठीक है, ये हमारा हुआ यूनिवर्सल सेट, और 0 से 5 तक हुआ हमारा ए, और ये पोर्शन हुआ हमारा बी। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। लाइन जैसे ही खींचा आपने, आपको स्पष्ट हो गया कि क्या पोर्शन आएगा, 3 से x से 5। अब
बात आती है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों पॉइंट जब तक उसमें इंक्लूड नहीं है, दोनों सेट में कोई भी पॉइंट चाहे 3 हो चाहे 5, अगर ये दोनों सेट में है तब हमारा इंटरसेक्शन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं जो सेट लिखे गए थे यहाँ पर देखिए 3 हमारा पॉइंट बी में इंक्लूडेड है, क्या ए में है, तो 0 से 5 लिमिट है तो इसके बीच में 3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 हमारा दोनों में इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर ए इसके इंटरसेक्शन में आएगा। 5 देखेंगे तो 5 हमारे पास जो सेट है, सेट का जो पॉइंट 5 है, 5 यहाँ पे ए में इंक्लूड है, 3 to 9 बी की लिमिट है, तो बी की लिमिट में भी 5 आएगा क्योंकि 3 से 9 के बीच में लिमिट है, और जब 3 से 9 के बीच में लिमिट है तो 5 इसके बीच में आएगा, मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे दोनों के इंटरसेक्शन में ये आएगा। ध्यान में रखिएगा, इंटरसेक्शन में जो हमारे पास मान है वो दोनों के कॉमन पॉइंट होते हैं। यूनियन में क्या है कि कॉमन पॉइंट के साथ साथ दोनों में जो अलग अलग पॉइंट है, इंटरसेक्शन के अलग जो पॉइंट है वो भी लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यहीं पे निकाल देते हैं, इसको लिखते हैं यहीं पे, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट, यहाँ पर देखिए अब हमारे पास जो ये पोर्शन है ना, ये हमारा हुआ ए इंटरसेक्शन बी। आप लोग एक अलग बनाइएगा, अलग जैसे हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ 0, ये 5, ये 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू। अब ये देखिए कि हमें क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें देखिए इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, 0 से 3 और 5 से 10। तो 0 से x से 3 एंड 5 से x से 10, ये हमारा मान हो गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो 0 इंक्लूड है या नहीं, यूनिवर्सल सेट में हम देखेंगे। तो पहले यूनिवर्सल सेट हम लोग देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में देखेंगे तो 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इसकी बात नहीं होगी ये इंक्लूड है या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है। अब 3 देखेंगे, 3 हमारा इंटरसेक्शन में है तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं इस बार। 5 यहाँ पे इंक्लूडेड है तो 5 यहाँ पे नहीं आएगा। 10 यहाँ पर देखेंगे तो इंक्लूड यहाँ पे नहीं है 10 पॉइंट, लेकिन यूनिवर्सल सेट में है इसलिए यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास अगला जो मान है वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की ही बात चल रही है अभी। तो यहाँ पर अच्छा यही निकाल सकते थे हम लोग, चलो कोई बात नहीं, सीरियल से फिर निकालते हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो ए यूनियन बी पहले लिखिए, यहाँ पे बताइए हमारे पास ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी, ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले ए यूनियन बी हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मान क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट, यहाँ पर फिर से लाइन खींचिए पहले, 0, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है और यहाँ 10 है, यहाँ पे कहीं 3 है। ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। 0 से 5 के बीच में हमारा है ए और 3 to 9 है बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जो पॉइंट ए में है वो आएगा, जो बी में है वो आएगा, जो कॉमन है वो भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इतना कॉमन पोर्शन है हमारा ए और बी में, ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन, तो ये भी पॉइंट जोड़ देते हैं और ये भी पॉइंट जोड़ देते हैं क्योंकि इतना ए में है इतना बी में है। तो हमारा 0 से x से 9, ये हमारा पूरा ए यूनियन बी का पोर्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास 0 तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। 9 देखेंगे हमारा बी में है या नहीं है,
बी में अगर होगा हमारे पास 9 तो वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बी में यहाँ पे इंक्लूड नहीं है 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 पॉइंट भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि बी में इंक्लूड नहीं है ना ए में इंक्लूड है, ठीक है। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो यहाँ पर यक्स सच दैट, फिर से एक लाइन खींचिए। लाइन क्या, 0, यहाँ पे हुआ 3, 5, 9, 10, ठीक। ये यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी का मान हमारा क्या हुआ, ये। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इस यूनिवर्सल सेट के वो पॉइंट लिखिए जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 से x से 10, ठीक है। ए यूनियन बी में देखिए 9 इंक्लूड है, यहाँ नहीं इंक्लूड है तो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। 10 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, 10 पहले देखेंगे यूनिवर्सल सेट में है या नहीं, तो है वहाँ पे। यूनिवर्सल सेट में 10 हमारा पॉइंट इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स सच दैट। यहाँ पे फिर से लाइन क्या है कि 0, 3, 5, यहाँ पे हुआ, यहाँ मान लेते हैं 9 है, यहाँ है 10, ठीक है। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ठीक है। तो अब पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना पोर्शन आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। ये ग्रीन वाला ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। डायरेक्टली अगर निकालना हो, हमें ए कॉम्प्लीमेंट जो निकाले हैं उसका मान ही नहीं देखना है, ठीक है। तो वो हमें निकालना हो तो इस तरीके से कैसे करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में देखेंगे, बी को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला पोर्शन है और ये इतना पोर्शन है। तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे ये बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों में हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट 5 से 10 तक है और बी कॉम्प्लीमेंट 0 से 3 तक है। तो इसमें कॉमन है नहीं, इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि यूनियन तो लेना नहीं, यूनियन होता तो ये भी लिखा जाता। अब यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये इतना पोर्शन बच रहा है, कितना, 9 से 10 तक, ठीक है। अब देखेंगे इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो अब इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ए में 9 आ रहा, दोनों में ध्यान में रखिएगा, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, दोनों में अगर हमारे पास 9 अगर आएगा तभी यहाँ लिखा जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे अब निकाले हैं वहाँ का देख लेते हैं मान थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो पॉइंट आया हुआ है, इसमें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे 9 इंक्लूडेड है, क्योंकि लिमिट 5 से 10 तक है। बी कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे भी 9 इंक्लूडेड है, ठीक है। 9 इंक्लूडेड है तो 9 वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 9 में इक्वलिटी लग जाएगी। 10 यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, दोनों में नहीं था, मतलब ना ए में था ना बी में था, तो इसके दोनों के कॉम्प्लीमेंट में आया होगा। और यूनिवर्सल सेट में भी 10 है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी लग जाएगी, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं इंटरसेक्शन, यूनियन, तामझाम, अलग अलग चीज़ें निकालने की। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं जो कुछ प्रोबेबिलिटी थियरी है। प्रोबेबिलिटी थियरी में जो नॉर्मल डिफिनीशंस हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बाकी अदर जो हमारे पास डिफिनीशंस हैं या सैम्पल स्पेस हैं उनको कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमारा जो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन का जो पोर्शन है, जो हमारा सिलेबस है, इसको देखिए, यहाँ पर लिखा नहीं है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर ट्रायल क्या होता है, सैम्पल पॉइंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इवेंट के ऑपरेशंस क्या होते हैं।
इवेंट के ऑपरेशंस का मतलब वही है, इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद एक थियरम होती है इसमें, उस थियरम को बताएंगे जो वेन डायग्राम से सॉल्व करना होता है। तो वो ऑपरेशंस इसके जो हैं वो ऑपरेशंस का मतलब हो गया है इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट, बस यही चीज़ें जो अभी हम लोग सेट थियरी में देख रहे थे। ठीक है, फिर कंसेप्ट तो इसको हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग आते हैं कहाँ पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट पे। रैंडम एक्सपेरिमेंट हेडिंग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। भाई रैंडम तो एक शब्द है, रैंडम का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमें आउटपुट में पता ना हो। रैंडम चीज़ें मतलब यादृच्छिक होता है कि बिना इच्छा के अनुसार जो चीज़ें आती हैं, जो जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, उनको हम रैंडम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है हम इसकी चर्चा करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। अगर हम किसी भी काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं और उसमें हर एक बार, हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ उसका आउटपुट आ रहा हो, कुछ ना कुछ उसमें जो है हमें रिजल्ट उसका मिल रहा हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम कहते हैं कि कुछ इसेंशियल कंडीशंस होती हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जा रहा है वो अनबायस्ड तरीके से रिपीट किया जा रहा हो। अनबायस्ड तरीके का मतलब जैसे शोले मूवी में आप लोग देखे होंगे। शोले मूवी में क्या था कि जो सिक्का था उसमें दोनों साइड हेड बना हुआ था। तो ऐसा सिक्का नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड सिक्का होना चाहिए। अनबायस्ड सिक्के का मतलब एक तरफ हेड हो एक तरफ टेल हो, सिक्का टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अगर सिक्के का टॉसिंग कॉइन का अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टॉसिंग डाइस का अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डाइस भी सीधी साधी हो। ठीक है, ऐसा नहीं शकुनी मामा वाली डाइस हो जाए कि आप जो बोल दें वही नंबर शो हो जाए। तो इस तरीके की डाइस भी नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड डाइस होनी चाहिए वहाँ पे। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें रहेंगी उनको हम कहेंगे इसेंशियल कंडीशंस होती हैं कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट को अनबायस्ड तरीके से परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि if an experiment is repeated under some identically if an experiment is repeated under some identically डिस्ट्रीब्यूटेड, या एक तरीके से कहा जाए कि आइडेंटिकल कंडीशंस लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आ रहा है। आइडेंटिकल कंडीशंस if an experiment is repeated under some identical conditions and outcome of the experiment is known। आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नोन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास एक सेट होगा, जो सैंपल स्पेस होगा, जो आउटकम्स का, जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक्सपेरिमेंट इसमें आ जाएगा, कुछ भी घटना घटित हो जाएगी। उसमें हमारे पास ये हमको पहले से पता रहेगा कि आउटकम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नोन। ठीक है, बट नॉट यूनिक का मतलब हो गया कि हमारे पास जो आउटकम है वो हमारा यूनिक नहीं होना चाहिए। यूनिक नहीं का मतलब जैसे शोले मूवी का सिक्का बता रहे हैं, आपको पता तो है हेड आएगा, लेकिन हर बार हेड आए ये भी गलत है। ठीक है,
तो इसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि आइडेंटिकल कंडीशंस के अंतर्गत हमारा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जा रहा है, उसमें हमें एक्सपेरिमेंट का आउटकम तो पता हो लेकिन वो यूनिक ना हो हर बार। आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नोन बट नॉट यूनिक, ठीक है। देन सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, देन such experiment is called random experiment, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस टाइप का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा हम उसको कहेंगे दिस इज आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटकम क्या होता है। जो एक टर्म यहाँ पे लिखे हैं ना आउटकम, ये आउटकम क्या होता है इसको हम देखते हैं। हेडिंग होगी आउटकम। आउटकम होता है कि कोई भी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जा रहा है तो जितना उसका रिजल्ट आ सकता है, जितने पॉसिबल रिजल्ट होंगे उन्हीं का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें क्या कि द कलेक्शन ऑफ all possible results of an experiment is known as outcome, ठीक है, is known as outcome। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इन टॉसिंग अ कॉइन द आउटकम इज, आउटकम क्या होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। किसी भी सिक्के को हम टॉस कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो हमारा आउटकम होगा वो क्या होगा, EHNT, ठीक है। लिख लिया। अब इसमें हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको कंटिन्यू नोट कर रहे होंगे और इसको कंटिन्यू नोट करते चलना भी है क्लास के साथ साथ। अब इसके बाद हमारे पास जो आउटकम हो गया, अब इसके साथ हम लिखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस और आउटकम में जो डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस होता है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, या यहाँ पे आप लोग ट्रायल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रायल भी लिख सकते हैं। मतलब जब हम एक बार सिक्के को उछाल रहे हैं तो उसको एक ट्रायल कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट का आउटकम रहेगा उसको कहेंगे कि हमारा एक ट्रायल में या एक बार जब हमने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट तो वो जो हमारा आउटपुट आया, जो हमारा रिजल्ट आया, उसको हम आउटकम बोलते हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट के जितने आउटपुट आएंगे, जितने आउटकम होंगे, उनका कलेक्शन हमारा सैंपल स्पेस कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, जब हम एक बार सिक्के को उछालें तो हमारे पास जो संभावना है हेड या टेल आने की वो हमारा आउटकम होगा। लेकिन अगर हम सिक्के को 10 बार उछालें तो जितने पॉसिबल उसके कलेक्शन बनेंगे, हेड टेल आएगा, पहला सिक्का हेड शो करेगा, दूसरा टेल शो करेगा, क्या शो करेगा क्या नहीं, इस तरीके से जितना हमारे पास कलेक्शन आएगा आउटकम्स का, उसको हम कहेंगे ये हमारा सैंपल स्पेस है। और यही सेट थियरी में इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे, क्या, ये होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या यहाँ पे लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स is known as sample space, is known as sample space. It is denoted by S, कैपिटल S से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि इन टॉसिंग ए कॉइन द सैंपल स्पेस इज HT। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब हमारे पास जो अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं उनका सैंपल स्पेस लिखना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन सैंपल स्पेस पे, फिर उसके बाद हम लोग अगले डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि सैंपल स्पेस, तो क्वेश्चन एक लिखिएगा कि ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स, या आर करके लिखिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या कि द सैंपल स्पेस, ध्यान में रखिएगा हर एक एक्सपेरिमेंट का अपना सैंपल स्पेस होता है। तो अब यहाँ पे एक सिक्के को चाहे हम 2 बार उछालें या दोनों सिक्के को एक साथ उछालें, घटनाएं सेम होती हैं। ठीक है, उनका सैंपल स्पेस सेम होता है। तो यहाँ पर जब हमारे पास किसी भी घटना का सैंपल स्पेस सेम रहेगा तो हम कहेंगे सेम घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे एक सिक्के को 10 बार उछालिए या 10 सिक्के को एक साथ उछालिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जितने सिक्के रहेंगे उतने का अलग अलग पहले हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो द सैंपल स्पेस ऑफ फर्स्ट क्वाइन, इसको हम S1 बराबर लिख रहे हैं क्या, H और T है। ठीक है, द सैंपल स्पेस ऑफ सेकेंड क्वाइन, सेकेंड क्वाइन का ये क्या हो जाएगा, S2 बराबर HT। ठीक है, ये H कामा T है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, आगे लिख रहे हैं हम लोग कि द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये यस बराबर लिखेंगे S1 क्रॉस S2, इसको क्या लिखेंगे HT क्रॉस HT। यहाँ पे 2 सिक्के हैं, ध्यान में रखिएगा, अगर 10 सिक्के होते तो ST 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 इस तरीके से 10 बार लिखते। फिर इनके बाद इनका क्रॉस कैसे निकाला जाता है देखेंगे। तो यहाँ पे पहले का पहले के साथ, ध्यान में रखिएगा सीक्वेंस होता है लिखने का, ऐसा नहीं सीक्वेंस कुछ भी लिख दीजिए। तो पहले यहाँ पे H आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे H का T के साथ, फिर इसके बाद यहाँ पे अब आएंगे T को H के साथ लिखेंगे TH और TT। ये हमारा हो जाएगा सैंपल स्पेस जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के को 1 बार उछालें। अब आगे प्रोबेबिलिटी, जैसे SSC का GSO का भी एग्जाम जब देंगे तो उसमें आप लोगों को ये पूछेगा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहला सिक्का हेड शो करे और दूसरा टेल। तो पहला सिक्का हेड शो कर रहा, दूसरा टेल। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स गिनेंगे तो एक ही ऐसी यूनिट है जिसमें पहला सिक्का हेड शो कर रहा, दूसरा टेल, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल स्पेस, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी अभी हम आगे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे उसको देखेंगे हम लोग। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि एक डाइस का हमारे पास, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिख रहे हैं कि ए डाइस इज टॉस्ड 2 टाइम्स। ठीक, और 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली।
ठीक है, इसमें लिखे राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास सैंपल स्पेस आ रहा है, दोनों एक्सपेरिमेंट का पहले लिखेंगे, पहले फर्स्ट डाइस का, फिर सेकंड डाइस का, फिर दोनों का क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि द सैंपल स्पेस ऑफ फर्स्ट डाइस इज, इसको S1 लिखेंगे, और ये डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। ठीक, अब इसके बाद द सैंपल स्पेस ऑफ सेकेंड डाइस इज S2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास दोनों, चूंकि हमारे पास ये पहली डाइस का और दूसरी डाइस का सैंपल स्पेस लिख उठा, अब हमारे पास क्या है, पूरे एक्सपेरिमेंट का लिखना है, तो दोनों को क्रॉस कर देंगे। अगर ध्यान में रखिए 3 4 5 डाइस होती तो आगे भी हम लोग लिखते, क्योंकि वो टेक्निकल हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी और भी तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है, तो उसको हम आगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी में। तो अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, क्या हो जाएगा, यस बराबर S1 क्रॉस S2। ठीक है, S1 क्रॉस S2, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको टोटल लिख दीजिए, दोनों के क्रॉस जितने पॉसिबल हैं, पहले 1 का सभी के साथ क्रॉस, फिर ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3, ये बीच में कामा रहेगा और इसके साथ भी कामा रहेगा क्योंकि ये अलग अलग यूनिट्स हैं, 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं इसके साथ, ये 1 6 हो गया। ठीक है, अब 2 का, यहाँ पे 2 का इन सभी के साथ, तो 2 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, ये हुआ 2 के साथ। फिर 3 का, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर इसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा हर जगह कामा लगेगा। कामा लगने का मतलब होता है कि ये यूनिट्स आपस में अलग अलग हैं और ये इतने टपल का सेट कहा जाता है, जितनी इन्फॉर्मेशन एक यूनिट में होती है उतने टपल का सेट कहा जाता है, वो भी आगे हम बात करेंगे। स्पेस की कमी के कारण यहाँ पे हम आगे लिख दे रहे हैं 5 1 5 का 5 2, फिर इसके बाद 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, 5 के जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे 5 का सभी के साथ, अब 6 का सभी के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कामा लगा दीजिएगा, नहीं तो ये 6 5 65 दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हुआ कि जब 2 डाइस को हम लोग टास्क करेंगे तो हमारे पास किस तरीके की घटनाएं घटित होंगी और उसमें हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये हमारे पास सैंपल स्पेस, ये ध्यान में रखिएगा कि ये जितने हैं दोनों का 2 के साथ, ये नंबर ऑफ आउटपुट की पावर नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल स्पेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टोटल यूनिट्स इसमें 6 है, इसमें भी 6 हैं, पावर 2 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है,
तो 2 करेंगे तो 6 की पावर 2 36 आपके पास यूनिट्स आएंगे इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब सैम्पल स्पेस लिख दिया गया, तो फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, छोटा सा क्वेश्चन कि एक डाइस को 2 बार उछाला जा रहा है, पहली डाइस इवन नंबर शो करे और दूसरी डाइस ऑड नंबर शो करे। तो यहाँ पे आप गिन डालिए कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें पहली डाइस इवन नंबर शो कर रही, पहली डाइस इवन यहाँ शो कर रही 2 4 6 में। फिर ऑड में देखेंगे, दूसरी डाइस ऑड शो कर रही है तो 1 3 5, तो 3 वहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 12 इस तरीके से नंबर हो जाएंगे, 12/36 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक झटके में आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सैंपल पॉइंट या जो हमारे पास सैंपल स्पेस लिखने का तरीका। और अगली क्लास में हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कि 1-2 और सैंपल स्पेस लिखने की, कुछ अदर टाइप के जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई डेक है, कोई ताश की गड्डी है, उसको कैसे सफल करते हैं, कैसे उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं, तो उस पर सैंपल स्पेस लिखेंगे। फिर और कुछ डिफिनीशंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी पे आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।